कि 27 फरवरी 2022 को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब एक अवामी मार्च का आगाज़ करेंगे कराची से, और वो मार्च मुख्तलिफ़ इलाक़ों से होता हुआ पाकिस्तान के 34 डिस्ट्रिक्ट्स को क्रॉस करते हुए इस्लामाबाद पहुंचेगा। और जो तैयारियां हैं, आपने देखा होगा कराची में भी भरपूर तैयारियां हैं। पूरे शहर में पार्टी के परचम हैं, बैनर्स हैं, पैनाफ्लेक्स हैं, होर्डिंग्स हैं, कैंप्स लगाए गए हैं। और गुज़िश्ता तकरीबन 3 हफ़्तों में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जलसे हुए हैं, रैलियां हुई हैं, पार्टी की मीटिंग्स हुई हैं, और वो अब भी जारी हैं। इसी तैयारी के सिलसिले में आज दोपहर 3 बजे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के तहत एक रैली का एहतमाम भी किया गया है। वो रैली बिलावल हाउस से शुरू होगी और मज़ार कायद पर हम उसका ख़ात्मा करेंगे, उसी मकाम पर जहाँ से 27 फरवरी को चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि इस पूरे काफ़िले में हज़ारों गाड़ियाँ होंगी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ यहाँ से रवाना होंगी। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि उन हज़ारों गाड़ियों में हज़ारों गाड़ियाँ ऐसी होंगी जो इस्लामाबाद तक साथ जाएंगी, और हज़ारों गाड़ियाँ ऐसी हैं जो डिस्ट्रिक्ट ठट्टा की हुदूद तक चेयरमैन साहब को वहाँ सेंड ऑफ करेंगे, और वहाँ से उनको इजाज़त है कि वो वापस आ जाएं, जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं। और जो वापस आ जाएंगे फिर वो चाहें तो इस्लामाबाद में 8 मार्च को जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जलसा होगा उसको अटेंड करें, उसको ज्वाइन करें, या फिर उनको लाहौर में ज्वाइन करें। तो ये आप इस तरह समझ लें कि हमने 2 कैटेगरीज़ रखी हैं अपने कारकुनों की जो यहाँ से जाएंगे। एक वो हैं जो कराची से इस्लामाबाद तक जाएंगे, और दूसरे वो हैं जो कराची से ठट्टा तक जाएंगे कम अज़ कम, और उसके बाद आगे जहाँ तक वो जाना चाहें वो जाएं, और उसके बाद फिर वो वापस आ जाएं। इस सिलसिले में जो कराची के कारकुनान हैं, ओहदेदारान हैं, उनके लिए मुख्तलिफ़ शहरों में जहाँ जहाँ पर नाइट स्टे है वहाँ इंतज़ामात किए गए हैं, और टेंट सिटीज़ बनाई गई हैं वहाँ के हमारे पार्टी के जो लोकल लीडरशिप है उनकी जानिब से। और मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स के लिए उसमें मुख्तलिफ़ एरियाज़ जो हैं वो मुतय्यन किए गए हैं। आपको ये भी आज देखकर हैरत होगी, आप गालिबन 27 को वो उनकी तादाद पूरी हो जाएगी कि पीपल्स पार्टी कराची के बहुत सारे कारकुनों और अहदेदारों ने अपने तौर पर भी कंटेनर्स तैयार करवाएं बड़े बड़े, जिसके अंदर जो है वो रहने की सहूलत भी है, खाना बनाने की सहूलत भी है, और वॉशरूम्स वगैरह की फैसिलिटी भी उसके अंदर मौजूद है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि किस हद तक हम तैयारी जो है वो इसकी कर रहे हैं। इसमें वकार भाई कुछ बात करें, फिर उसके बाद एक आधा और इशू है जिस पर मैं आपसे बात करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको सईद गनी साहब ने 27 फरवरी के लॉन्ग मार्च के हवाले से तफसीलात से आगाह किया। मैं आपको बताते चलूँ कि 27 फरवरी के लॉन्ग मार्च का जो एक हिस्टोरिकल इवेंट है, बड़ा इवेंट है, इस सिलसिले में कराची से कश्मीर तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भरपूर तैयारियां कर ली हैं। तो हर ज़िले में जोश व खरोश बहुत उरूज पे है। कारकुनान 24 घंटे शबाना रोज़ उन्होंने मेहनत करके अपने अपने ज़िला को, शहरों को, बिलखुसूस कराची शहर को आप समझिए कि हॉक्सवे से लेके घगर फाटक तक और लियारी से लेके गडाब तक ये भरपूर झंडों बैनरों से सजाया गया है। और ये जो लॉन्ग मार्च है ये पाकिस्तान की तारीख़ का तवील तरीन लॉन्ग मार्च है। ये तकरीबन 2000 किलोमीटर पर ये मुहित होगा, जो कि मुख्तलिफ़ अज़ला से गुज़रता हुआ ये 8 तारीख को और वहाँ इस्लामाबाद पहुँचेगा। इस सिलसिले में कराची शहर में 50 से ज़ायद मकामात पर जो है इस्तक़बालिया कैंप्स लगे हुए हैं। पार्टी ने कॉर्नर मीटिंग्स भी की हैं, मोबिलाइजेशन भी बहुत की है,
और इस सिलसिले में आप ये देखेंगे कि आप लोगों ने बहुत सारे लॉन्ग मार्च और बहुत सारे पॉलिटिकल इवेंट देखे होंगे, लेकिन ये लॉन्ग मार्च उन लॉन्ग मार्चों से दूसरे लॉन्ग मार्चों से बड़ा मुख्तलिफ होगा। लॉन्ग मार्च शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ट्रेन के ज़रिए भी किया था, ट्रक के ज़रिए भी किया था, मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दौर में भी हुआ था। लेकिन ये लॉन्ग मार्च जो है, और इसके अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों ने, लेकिन ये लॉन्ग मार्च जो है, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जिसका आगाज़ 27 फरवरी सुबह 10 बजे मज़ार कायद-ए-आज़म से कर रहे हैं, तो ये इंशाल्लाह पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का एक बिल्कुल बेमिसाल और शानदार अज़ीमुश्शान लॉन्ग मार्च होगा। और इंशाल्लाह इसके नताइज भी आप देखेंगे कि जिस मकसद के लिए निकाला जा रहा है, गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी, और ये अवामी इशूज़ पर निकाला जा रहा है। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने हमेशा पार्लियामेंट और पार्लियामेंट से बाहर अवामी इशूज़ पर ही आवाज़ बुलंद की है। और इसी सिलसिले में ये लॉन्ग मार्च जो है, क्योंकि 3.5 साल में इस हुकूमत ने जिस तरह से आवाम का खून निचोड़ लिया है, आवाम को बदहाल कर दिया है, वो जो उन्होंने लोगों को ख्वाब दिखाए थे 1 करोड़ नौकरियों के, 50 लाख घरों के, इसके अलावा कोई चीज़ भी वो लोगों को लेने में नाकाम रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में हम समझते हैं कि अवाम की हुक्मरानी जल्द कायम होगी, ये हुक्मरान घर जाएंगे और ये इनके दिन गिने जा चुके हैं। बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें मैं सिर्फ थोड़ा सा ऐड कर दूं, बिल्कुल ठीक कहा वकार भाई ने कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में लोगों की जो हालत इस हुकूमत ने बना दी है, नालायक और नाअहल वफाकी हुकूमत ने, उसका तसव्वुर भी आज से 3 साल पहले कोई नहीं कर सकता था। पेट्रोल की कीमत कभी 160 रुपये हो जाएगी, आज से 3 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। बिजली की कीमत में इस महीने के जो बिल आएंगे उसमें 6 रुपये पाकिस्तानी ज़्यादा अदा करेंगे। इससे पिछले महीने में 4 रुपये 30 पैसे ज़्यादा अदा किए हैं। उससे पिछले महीने में 4 रुपये 74 पैसे ज़्यादा अदा किए हैं। पेट्रोल की कीमत 12 रुपये बढ़ चुकी है, मज़ीद भी इम्कान है कि शायद उसमें और इजाफ़ा होगा। डॉलर जो है वो 177 रुपये पे पहुंचा हुआ है। दवाइयों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, और लोग बेचारे वो मरीज़ जिनके लिए दवाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं, जिनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए दवाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं, मरीज़ वो दवाइयाँ ख़रीदने से भी कासिर हैं, नहीं ख़रीद पा रहे हैं। 350 अरब रुपए का मिनी बजट जो है इस नालायक और नाअहल वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तानी लोगों के ऊपर मुसल्लत कर दिया है। सूबा सिंध में ख़ास तौर पे और कराची में जहाँ हम और आप रहते हैं, गैस हमें पिछले 2, 2.5, 3 महीनों से जो है वो मुयस्सर नहीं है, बावजूद इस हकीकत के कि हम सबसे ज़्यादा गैस पैदा करते हैं और सिंध को ज़रूरत के मुताबिक गैस मिलना उसका एक आइनी हक़ है, हमें वो नहीं मिल रहा। खाद के क्राइसिस हैं, काश्तकारों को खाद बर वक्त नहीं मिली, जिससे उनकी ख़ास तौर पे गंदम की फसल जो है मुतासर हुई है। और गंदम की फसल मुतासर होने का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में हमें दोबारा आटे के क्राइसिस शायद देखने को मिलेंगे। और फिर सोने पे सुहागा इस हुकूमत ने ये किया है कि पीका के कानून में जो तरामीम उन्होंने की हैं, जिससे सिर्फ सहाफ़ियों का नहीं बल्कि इस मुल्क के हर आदमी की ज़बानबंदी की जा रही है कि आप जो है वो कोई बात नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे तो आपको 5 साल की सज़ा हो सकती है। और दूसरी जो सबसे ख़तरनाक बात है कि उस जुर्म को नाकाबिल ज़मानत बना दिया गया है कि आपकी ज़मानत भी नहीं हो सकती है। हम ये समझते हैं कि ये जो हुकूमत इक़दाम कर रही है, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो जो उनके ऊपर दबाव है, जो अपोजिशन उनके ख़िलाफ़ तनकीद कर रही है, जो मीडिया पर उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठ रही है, उन तमाम आवाज़ों को दबाने के लिए सबके साथ वो वही अशर करना चाहते हैं जो उन्होंने मोहसिन बेग के साथ किया है। ये नहीं चाहते कि कोई शख्स इनके ऊपर बात करे, ये नहीं चाहते कि कोई लोगों को ये बताए कि महंगाई हो गई है, ये नहीं चाहते कि कोई लोगों को ये बताए कि बेरोज़गारी बढ़ गई है, ये नहीं चाहते कि कोई ये बताए कि इमरान खान ने जो लोगों से कौम से वादे किए थे उन वादों से उसने इनहराफ किया है। लिहाजा ये जो 27 फरवरी का मार्च है, अवामी मार्च है, ये अवामी मार्च उन तमाम लोगों की आवाज़ है जो महंगाई तले दबे हुए हैं, परेशानी तले दबे हुए हैं, जिनकी जो क़ुव्वत ख़रीद है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम लोग, ख़ास तौर पे गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग, मज़दूर, किसान जो हैं, इस मार्च में भरपूर तरीके से शरीक होंगे और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बाजू बनेंगे।
एक मिनट से बात। देखें, पहला जो लतीफ़ा आपने बताया कि वो जो इनके सूबाई सदर हैं पीटीआई के, वो ये फरमाते हैं कि 2023 में सिंध में उनकी हुकूमत होगी। आपको हंसी नहीं आई है सुन के? आई थी? तो फिर ये तो सवाल ही नहीं बनता ना। मतलब अगर कोई इस कदर बेतुकी बात करे और बग़ैर किसी सर पैर के करे, जो उनको क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड जो उनका मजबूत तरीन इलाका था, अगर वहाँ उन्हें ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त हो जाए और NA 249 जो उनका वफाकी वज़ीर सीट छोड़े, वहाँ वो पहले नंबर से चल के जो है वो 5वें 6ठे नंबर पे आ जाएं। PS 88 मलीर की सीट पे PTI के वोट थे 17,000 से ज़्यादा 18 में, और अब आकर वो ठहरे 6,000 पे। अगर इन तमाम ज़िल्लत आमेज़ शिकस्तों के बावजूद भी वो कहते हैं कि 18 में जो है वो 23 में सिंध में हम हुकूमत बनाएंगे, तो मेरे भाई ख्वाब देखने पर किसी को पाबंदी नहीं है, दावे करने के किसी पर पाबंदी नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की सीटें बढ़ेंगी, हमारी बात के पीछे दलाइल हैं, हमारी बात के पीछे वज़न है, जिसकी बुनियाद पर हम ये कह रहे हैं कि हम इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ सूबा सिंध में हमारी सीटें बढ़ेंगी, बल्कि ख़ास तौर पे कराची शहर से पीपल्स पार्टी की सीटों में बहुत इजाफा होगा। जो दूसरी बात इन्होंने कही मनी लॉन्ड्रिंग की, देखें ये हुकूमत जो है ये दावा करती थी कि PMLN की हुकूमत भी चोरों की हुकूमत थी और पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी चोरों की हुकूमत थी, और ये जो आए ये फ़रिश्ते हैं। इन फ़रिश्तों के आने के बाद करप्शन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इनके आने के बाद जो करप्शन आपका इंडेक्स है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, उसमें भी पाकिस्तान की तरक्की हुई है और पाकिस्तान उस नंबर पे पहुंचा है जो पिछले 15 सालों में कहीं पर भी नहीं था। तो ये इस बात को साबित करता है कि इस मुल्क में PTI के आने के बाद करप्शन में इजाफ़ा हुआ है। जब करप्शन में इजाफ़ा होगा तो लामौला जितने भी गैर कानूनी इक़दाम हैं, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग हो चाहे कोई और हो, उसमें भी इजाफ़ा होगा। और उसके अंदर जो लोग शामिल हैं वो इमरान खान के दाएँ बाएँ बैठे हैं, वो उसके सारे के सारे ATMs हैं अरबाब के बाद। देखें, पहली जो बात आपने कही ये कोई अनोखी और अनोनी बात नहीं हमारे लिए। MQM का माजी देख लें या हालिया उनके जो बयानात हैं पिछले कुछ महीनों में वो देख लें, उसमें आपको ये वाज़े तौर पर नज़र आता है कि MQM कराची शहर में ख़ास तौर पे लिसानी फसादात और झगड़े करवाना चाहती है ताकि उनकी अपनी सियासी दुकानदारी जो है वो चलती रहे। ये झंडे उतरवाने का मकसद भी तो यही है कि लड़ाई झगड़े हों। ये इनको मैं बार बार गुजारिश करता हूँ, आप सब भी समझाते हैं शायद, कि भाई अब ये वो दौर नहीं है कि अगर कोई बात तुम्हारी नहीं मानेगा तो तुम उसकी बोरी बना दोगे। ये दौर नहीं है कि तुम चुटकी बजाओगे और शहर बंद हो जाएगा। अब चुटकी बजाना तो दूर की बात है, तुम चीखते रहोगे, तुम्हारा घर भी बंद नहीं होगा, तुम्हारी बीवी भी तुम्हारी नहीं सुनेगी। तो बदकिस्मती से इनके मिजाज में आज भी वो फाशिज़म जो है वो मौजूद है। वो किसी भी सियासी जमात के वजूद को उन इलाकों में बर्दाश्त नहीं कर सकते जहाँ ये अपनी उनको अजारादारी और अपनी जागीर समझते थे। मैं समझता हूँ कि हमने बहुत बर्दाश्त का मुजाहरा किया। मैं आपको बताऊँ, हमने कभी ये बात किसका बयान भी नहीं दिया। हमने शारा फैसल हो, गुलशन इकबाल हो, पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो, कराची के और दीगर इलाके हों, हमारे बैनर फाड़े जाते रहे हैं मुस्तकिल। आपने भी देखे होंगे फटे हुए बैनर रास्तों में, हमारे झंडे उतारे गए हैं, लेकिन हमने कराची के अमन की खातिर इस बात का गिला भी नहीं किया। जहाँ बैनर फटता था हम दूसरा लगा देते हैं, जहाँ झंडा उतरता है हम दूसरा लगवा देते हैं। लेकिन ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं शहर में, और मकसद सिर्फ ये है कि वो किसी न किसी तरह से कोई झगड़ा करवाएं, कोई क्लैश करवाएं, और इसमें PTI भी शामिल है। आपको याद होगा कि आज से कोई 2 साल 2.5 साल पहले गुलशन इकबाल में 12 मई का जलसा
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करने का ऐलान किया, हमने इजाज़त ली उस जगह की, और पीटीआई वाले दादागिरी करके वहाँ कर कैंप लगा के बैठ गए कि यहाँ जलसा हमने करना है, और फिर वो क्लैश भी किया, हमारे कैंप के ऊपर हमला किया उन्होंने, हमारे लोगों को ज़ख्मी किया उन्होंने। ये एक तर्ज़ सियासत जो है एमक्यूएम से वो पीटीआई को मुंतकिल हो रही है। और इस शहर के अंदर इस वक्त जो कुछ हो रहा है, हमारा 27 फरवरी का जो मार्च है, ये बिलावल साहब ने बहुत पहले अनाउंस किया था। उसके बाद इन्होंने 27 फरवरी को घोटकी से मार्च का ऐलान कर दिया, फिर उसकी डेट 26 फरवरी कर दी। इसका मतलब क्या है? वो ये जानबूझकर चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से कोई क्लैश हो, कोई झगड़ा हो, कोई फसाद हो, और इससे आपको उनकी सोच का अंदाज़ा होना चाहिए। देखें, ये बहुत ही इमेच्योरिटी की बात है कि अगर कोई सियासी जमात किसी एक जगह जलसे की, रैली की, या कोई और अपना प्रोग्राम अनाउंस करे, और कोई और अपोजिशन की जमात, मुखालिफ जमात उसी रूट पर, उसी जगह पर, उसी तरह का कोई ऐलान कर दे, ये सिवाय झगड़े के और कुछ नहीं चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इनको होश के नाखून लेने चाहिए। हम इस बात के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हैं, इनका हक़ है कि ये जलसा भी करें, जुलूस भी करें, रैली भी करें, एहतजाज भी करें, सब कुछ करें। लेकिन अगर आप रास्ते में आकर करना चाहते हो तो फिर ये रास्ता देखें, आज आपने ये किया है, कल आप हमें भी नहीं रोक सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि ये सिर्फ ड्रामेबाजियाँ तुम ही कर सकते हो, ये तुम्हारी जागीर है, तो ये भूल जाए बात को। पीपल्स पार्टी एमक्यूएम का उस वक्त मुकाबला करती रही है जब एमक्यूएम के सामने कोई लफ्ज़ नहीं बोलता था। हमारे कारकुनों ने जाने दिए शहर के अंदर, हमारे कारकुनों ने कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन हमने पार्टी का परचम बुलंद रखा है। हमारे कारकुनों ने एमक्यूएम का उस मुश्किल हालात में सामना किया है। इनकी हैसियत क्या है पीटीआई वालों की या आज की एमक्यूएम की, जो ये इस तरह की हरकतें करते हैं? मैं समझता हूँ कि इनको जो अपनी डूबती हुई कश्ती है, या इनको जो अपना जो मकबूलियत बिल्कुल ज़मीन पे लग गई है, उसकी बिना पर ये चाहते हैं कि कोई फसादात हों, जिसकी बिना पर ये अपनी कोई नंबर बढ़ा सकें, लोगों को डरा सकें, और फिर अपना माजी का जो तर्ज सियासत है उसको शुरू कर सकें। संजय के बाद देखें, अतर मतीन साहब का जो केस है उसको चीफ़ मिनिस्टर साहब ख़ुद ज़ाती तौर पर बहुत क्लोज़ली फ़ॉलो कर रहे हैं, और मैं ख़ुद भी अपडेट्स उस पर ले रहा होता हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश कर दूँ कि उनकी फ़ैमिली को बिल्कुल एतमाद में लिया जा रहा है, और जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस केस में, उससे उनको आगाह किया जा रहा है। ये मुनासिब नहीं होगा कि हम मीडिया के सामने बैठकर वो सारी चीज़ें शेयर करें जो इस वक्त तक उस केस में हम आगे जा चुके हैं। मुझे उम्मीद है, बल्कि 100% यकीन है, इंशाअल्लाह ताला अतर मतीन साहब के जो कातिल हैं, जो दहशतगर्द हैं, ना सिर्फ वो पकड़े जाएंगे, बल्कि उनको करार वाकई कानून के मुताबिक जो सज़ा है वो भी ज़रूर दिलवाई जाएगी। जो दूसरी बात आपने कही, बिल्कुल इस बात से मैं इख्तलाफ नहीं करूँगा कि जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं उसमें इजाफ़ा ज़रूर कुछ हुआ था, लेकिन हर दुनिया के बड़े शहर का ये एक बहुत बड़ा मसला है कि वहाँ स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं, नहीं होने चाहिए। आइडियली स्पीकिंग हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसको ख़त्म करें, उसको कंट्रोल करें, लेकिन ये चीज़ें हुई हैं, होती रहती हैं। लेकिन जब आप लोग ये बात करते हैं कि स्ट्रीट क्राइम्स बहुत बढ़ गए हैं, तो शायद हम बाकी मुल्क के जो हिस्से हैं उनका तस्करा करना भूल जाते हैं। मैं नहीं कहता क्योंकि अच्छी बात है कि हम ये कहें जी लाहौर में इतना हो रहा है तो यहाँ भी इतना हो रहा है, अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ख़ास तौर पे मीडिया जब ये तासुर बनाता है कि जी किस शहर में, किस इलाके में क्राइम हो रहा है, और फिर तनकीद का निशाना हुकूमत को बनाता है, तो मुझे उम्मीद है कि आज का एक अखबार, अंग्रेज़ी अखबार आपने ज़रूर पढ़ा होगा, जिसमें सिर्फ पिछले 4 सालों में 40,000 से ज़ायद सिर्फ बच्चियों के और ख़वातीन के अगवा के वाक़यात हुए हैं पंजाब में। और 2021 में, सिर्फ 2021 में 1100 ख़वातीन ऐसी हैं लाहौर में जिनका अभी तक पता नहीं चलाया जा सका है, 1100। और टोटल जो है वो 3500 से ज़ायद हैं जिनका पता नहीं चलाया जा सका। देखिए, ये भी एक मैं समझता हूँ बहुत संगीन जुर्म है जिस पर शायद हमारी नज़र नहीं जाती। मैं नहीं कहता कि मवाज़ना किया जाए, लेकिन मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो जराइम हैं वो हर जगह हो रहे हैं और वो नहीं होने चाहिए। वफाकी हुकूमत की, सूबाई हुकूमतों की
ये ज़िम्मेदारी है कि जराइम को कंट्रोल करे, और अगर वो उसमें इजाफा होता है तो ये हम शायद उसमें अपनी ज़िम्मेदारियों में नाकाम होते हैं, पुलिस अपनी ज़िम्मेदारियों में नाकाम होती है, जो हमारे दीगर इदारे हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियों में नाकाम होते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि कराची को ख़ास तौर पे सिंगल आउट ना किया जाए और सिर्फ कराची को फोकस करके ना बताया जाए। जो चीज़ें हो रही हैं बताएं, हम अपनी गलती कोताही मानने को तस्लीम है, और जो सज़ा हमें लोग देना चाहेंगे उसके लिए भी उसके बाद। देखिए, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया है, उसमें जो पाकिस्तान की तरक्की हुई है पीटीआई के दौरे हुकूमत में, तो वो उसका ज़िम्मेदार तो ये सिंध हुकूमत को नहीं ठहरा सकते ना। जो स्कैंडल जिनके सामने आए हैं, चाहे वो एलएनजी का स्कैंडल हो, चाहे वो गंदम का स्कैंडल हो, चाहे वो शुगर का स्कैंडल हो, चाहे वो ये जो बिजली की कीमतें बढ़ती हैं, इसमें फर्नेस ऑयल का जो माफिया है उसका स्कैंडल हो, हमारे और आपके घरों में जो गैस नहीं आ रही है उसके असबाब क्या हैं, उसके अंदर उसके पीछे कौन है, चाहे वो स्कैंडल हो, अगर आप इनकी गहराई में जाएंगे तो आपको इमरान खान के एटीएम्स जो हैं वो इसके अंदर मुलविस नज़र आएंगे, आप उनको पाएंगे। जहाँ तक मार्च की बात है, मुझे तो हैरत हो रही है, जब ये मार्च अपना लेकर शुरू करेंगे तो वहाँ के लोगों को क्या कहेंगे कि आओ हमने तुम्हारी गैस बंद कर दी, हमारे साथ चलो, आओ हमने पेट्रोल की कीमत 12 रुपये बढ़ा दी है, तुम हमारे साथ चलो, आओ हमने तुम्हारे यहाँ चीनी जो 50 की थी उसे 100 रुपये से ऊपर कर दिया है, हमारे साथ चलो, हाँ आ जाओ हमारे साथ, हमने तुम्हें गंदम जो मुयसर थी उसको नापैद कर दिया है, हमारे साथ चलो, तुम आओ हमारे साथ चलो, हमने डॉलर 177 का कर दिया है, तुम आ जाओ, हमने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था जो एक भी नहीं दिए, तुम हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, हमने 50 लाख घरों का वादा किया था वो हमने पूरा नहीं किया, हमारे साथ चलो। भाई कोई एक चीज़ तो बताएं कि जो जाकर लोगों को ये कहेंगे कि ये कालक हमारे मुंह पे नहीं है, हमारे साथ चलो। और भाई मैं तो यकीन से कहता हूँ जब ये आवाम के पास जाएंगे ना कि हम एक एहतजाजी कोई मार्च करना चाहते हैं कराची की तरफ, लोग जूतों के हार बनाएंगे, इनके गले में डालेंगे, इनको गधों पे बिठाएंगे और कहेंगे तुम आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे पीछे चलते हैं। मतलब डिटाई और बेशर्मी की कोई हद होती है कि लोगों की ज़िंदगी जीरन कर दी है, महंगाई तारीख की इंतहा पे पहुंचा दी है, और ढटाई से कहते हैं कि हम जो है वो पता नहीं अवामी मार, और निकलो भाई लेके पता चल जाएगा तुम्हारे पास कितने लोग हैं। हम आज कर रहे हैं ना कराची में, जिसमें बिलावल साहब नहीं है, आप देख लीजिएगा कि आज की रैली हमारे उनके उस मार्च से कितनी बड़ी होगी। ये खातून एक है बेचारी, एक ही है। देखें, अगर आप पिछले कोई 2-4 सालों का जायज़ा लें तो कराची शहर में जिस जिस जमात का कोई इवेंट होता है वो जमात अपने झंडे लगाती है। अब से कुछ दिन पहले पूरे शहर में आफाक अहमद साहब की जो एमक्यूएम है हकीकी, या पता नहीं क्या कहते हैं उसको, उन्होंने परचम लगाए, किसी ने रोका किसी ने उतारा। उससे पहले पीएसपी ने जलसा किया शहर में, पूरे शहर में पीएसपी ने झंडे लगाए, किसी ने रोका किसी ने उतारा। उससे पहले पीटीआई ने झंडे लगाए, पूरे शहर में लगाए, आज भी कई जगहों पे लगे हुए हैं। मुझे बताइए कि किसी ने उनको रोका, किसी ने झंडे उतारे। जमात इस्लामी ने झंडे लगाए, किसी ने उनको रोका। तहरीक लब्बैक ने झंडे लगाए, किसी ने उनको रोका किसी ने मना किया। कभी नहीं किया हमने, बिल्कुल भी नहीं किया। मैं फिर कह रहा हूँ ना, अगर शरारत करेंगे, इस वक्त पूरे शहर में पीपल्स पार्टी के झंडे लगे हुए हैं और हमारा एक इवेंट है और पहले से ऐलानशुदा इवेंट है। मैं कह रहा हूँ ये चाहते हैं कि फसाद हो, नालायक लोग, ये बेशरम लोग ये चाहते हैं कि जो फसाद हो, झगड़ा करवाना चाहते हैं। अगर ये पीपल्स पार्टी के बैनर जाके फाड़ेंगे तो झगड़ा होने के इम्कानात हैं ना। अगर पीपल्स पार्टी के झंडे जहाँ लगे हैं वहाँ झंडे उतार के अपने झंडे लगाने की कोशिश करेंगे तो झगड़े का इम्कान तो है वहाँ पे।
तो ये ज़िम्मेदारी इंतज़ामिया की है, ये ज़िम्मेदारी पुलिस की है कि भाई उस झगड़े को रोकने की कोशिश करें। हमने वकार बेदी साहब बैठे हैं, इन्होंने कमिश्नर कराची को पता नहीं बहुत पहले एक दरख्वास्त दी थी कि जनाब हमारा ये मार्च होने जा रहा है, इस मार्च के सिलसिले में हम पूरे शहर में कैंप लगाएंगे, लाउड स्पीकर्स लगाएंगे, हम झंडे लगाएंगे, हम पूरे शहर को सजाएंगे। हमने उसकी इजाज़त दी है। मुझे बताएं, ये जो हरकत करने गए हैं, इन्होंने किसी को दरख्वास्त दी है कि हमको कहीं झंडे लगाना चाहते हैं, कहाँ लगाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, ये फसाद कराना चाहते हैं, फसादी हैं। ये इस वक्त जो है बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, इनकी हालत ख़राब है, इनकी हुकूमत जा रही है। उस बौखलाहट में ये चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ करें जिससे कोई क्लैश हो जाए, जिससे कोई झगड़ा हो जाए। आ गए जी। देखें, कामयाब दौरा इस हवाले से तो था कि दुनिया का कोई मुल्क नहीं बुला रहा, किसी ने बुला लिया, वो तो ठीक है, बुला लिया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो मैंने अखबार में पढ़ा है आज सुबह कि जब सरबराहान मुमलिकतों की मुलाकात होती है तो मुआहदे होते हैं, चलें मुआहदे ना हो तो MOU साइन होते हैं, MOUs हो जाते हैं कि चलो भाई हम ये सोचेंगे करेंगे, वो होते हैं। मुझे आप कोई एक चीज़ बता दें कि इस दौरे के दौरान कोई मुआहदा हुआ हो, कोई MOU हुआ हो, कोई यकीन दहानी कराई गई हो कि जी पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो ट्रेड है उसके अंदर इजाफा होगा, वो तो कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, इज़्ज़त अफजाई बहुत हुई है, खाना खिलाया है उनको, मुलाकात की है उनसे, मस्जिद का दौरा कराया है उनको, और पता नहीं वो रेड क्रॉस क्या है कोई जगह है वहाँ, रेड स्क्वायर, वहाँ का दौरा किया है उन्होंने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कामयाब दौरा इस हवाले से है कि किसी मुल्क का सदर फ़ोन भी नहीं कर रहा है, तो किसी मुल्क के सदर ने उनको बुला लिया है, तो बहरहाल इस हवाले से कामयाब है। और ये तो इसमें भी खुश होते हैं ना कि कोई फ़ोन कर ले इनको, तो वो भी सफारतकारी की कामयाबी कहलाती है। देखिए, सच्ची बात ये, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी, आपने बताया या कल मुझे किसी ने कहा था कि शायद किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन अगर उसने की है तो जो बातें कही हैं आपको वो सुननी चाहिए। मैं भी सुन लूँगा अभी कि वो बातें क्या की हैं, सही की हैं कि गलत की हैं। और ये पहला आदमी तो नहीं है जिसने की है ना, PTI के और भी कई अरकान ऐसे हैं, मेंबर्स ऐसे हैं, अहदेदारान ऐसे हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और अपने ही लोगों के मुतालिक जो सच्चाई है वो कौम को बताई उन्होंने। देखें, एक बात तो किसी हद तक ठीक है कि जो मईशत का जनाजा उन्होंने निकाल दिया है ना, उसको ठीक करना कोई आसान काम नहीं है, बड़ा चैलेंज होगा किसी के लिए भी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात यकीन से इसलिए कह सकती है कि हम ठीक कर लेंगे कि 2008 में जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई थी तो उस वक्त भी एक ग्लोबल रिसेशन था, पूरी दुनिया की मईशत जो है वो बहरानों का शिकार थी, और दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें जो हैं वो अपने प्राइवेट सेक्टर में भी पैसे इंजेक्ट कर रही थी ताकि वो किसी तरह से सरवाइव कर जाएं। फिर सैलाब आया बहुत शदीद पाकिस्तान में, जिसने पाकिस्तान में फसलों को नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका उसको नुकसान पहुंचाया। फिर उसके बाद अगले बरस बारिशें हुई शदीद, उन बारिशों ने जो रही सही कसर थी वो निकाली, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया और जो आपके जो फसलें थी उसको नुकसान पहुंचाया। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन तमाम क्राइसिस के बावजूद जब हम हुकूमत में आए तो पहले बरस जो इन्फ्लेशन था वो 25% था, 25%। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तमाम क्राइसिस के बावजूद इन्फ्लेशन को जो है वो सिंगल डिजिट में हम लेकर आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो आपकी जो 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 किसान हैं उनकी जो काश्त होती है उसकी कीमतों में इजाफा किया। तो आपका जो काश्तकार था
जो ज़रूरी मज़दूर था वो खुशहाल हुआ। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया। वो लोग जो गुर्बत की लकीर से नीचे थे उनको कुछ सपोर्ट दी। तो हमने सरकारी मुलाजमीन का ख्याल किया, हमने जो ज़रूरी मईशत से वाबस्ता लोग थे उनका ख्याल किया, और हमने वो लोग जो गुर्बत की लकीर से नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे उनको हमने कुछ ठीक किया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब हुकूमत में आई थी उस वक्त तो हम $1.5 अरब की जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की ग़िज़ाई अजनास हैं वो हम इंपोर्ट कर रहे थे। जब हम गए हैं छोड़ के तो $2 अरब के हम एक्सपोर्टर बन गए थे, हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि 500 मिलियन हमने एक्सेस जो है वो बैलेंस जो उसमें क्रिएट किया। तो पीपल्स पार्टी की माजी की हुकूमत ये बताती है कि हमने बहुत बड़े क्राइसिस के बावजूद भी इस मुल्क के लोगों के ऊपर वो दबाव नहीं आने दिया, कौम के ऊपर दबाव नहीं आने दिया और उन चीज़ों को ठीक किया है। तो इंशाल्लाह ताला जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत दोबारा आएगी तो हम उसी तरह से आगे बढ़ेंगे, और आज वो हालात नहीं है जो 2008 में थे। सईद भाई, कल लांडी हाईलैंड पे आपके एक एमपी ने जाकर उनको बंद करवा दिया और इल्ज़ाम ये है कि वो उस पर कब्जा करना चाह रहे हैं। इसी तरह के इल्ज़ाम, कत्ल के इल्ज़ाम आपके एमपी एमएनएस पे लगते रहे, तो आवाम के दिलों में तो आपके लिए भी गुस्सा है, तो किस तरह से फेस करेंगे? कि मेरे पास खैर अभी उसकी तफसील तो नहीं है जो हाइड्रेट वाली आप बता रहे हैं। जो दूसरी बात आप कर रहे हैं, देखें कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स जुर्म करता है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होती है। अगर हमारे एमपी के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा था तो हमारा एमपी जेल में भी गया, एक नहीं गया, 2-3 एमपी जेल में चले गए। तो ये तो अच्छी बात, आप उसको माने, अप्रिशिएट करें कि हमारे यहाँ कानून के मुताबिक हमारे अपने लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होती है। एक KPK की हुकूमत है कि वहाँ गंडापुर के ख़िलाफ़ उनके अपने MPA को मारने का इल्ज़ाम है। उसके अपने जो शहीद हो गया था उनका MPA, उसके भाई ने जाके 164 का स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जी ये जो अमीन गंडापुर हैं उन्होंने ख़ुदकुश हमला करवाया और उसमें मेरे भाई को मारा। मुझे बताइए कि वो कितने दिन जेल में रहा है, कोई FIR कटी है, कोई कार्रवाई हुई है उसके ख़िलाफ़? और भी मैं मिसालें आपको दे सकता हूँ। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में अगर कोई भी शख्स उसके ऊपर इल्ज़ाम आता है, उसके ख़िलाफ़ FIR कटती है, तो कानून के मुताबिक जो है हम कार्रवाई भी करते हैं। थैंक यू जी।